हाय एवरीबॉडी, वेलकम टू प्रैक्टिस मॉक रेगुलेटरी बॉडीज़ यूट्यूब चैनल। सो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज। ये मिंट पे आर्टिकल है, पेज नंबर 5 पे। पेज नंबर 5 पे आप इस आर्टिकल को रीड कर सकते हो। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज क्यों इस्टेब्लिश की जाती हैं, इनकी अंडरलाइंग प्रॉब्लम क्या है जिसको ये एड्रेस करना चाह रही हैं। सो द फर्स्ट टॉपिक इज़ नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, जिसको हम NPA भी बोलते हैं। एंड आई एम श्योर कि आपने न्यूज़पेपर में बहुत सारे आर्टिकल्स ऑलरेडी इसके ऊपर रीड कर रखे होंगे। सो ये होते क्या है, तो NPAs ऐसे बैंक के लिए ऐसे एसेट्स हैं। सपोज़ आपने कोई लोन ले रखी है एंड उसकी EMIs आप पे कर रहे हो। इन केस आपने बहुत दिनों से EMI पे नहीं की है और नंबर ऑफ़ डेज़ अगर 90 डेज से एक्सीड कर जाता है तो फिर वो लोन ऑटोमेटिकली NPA में कन्वर्ट हो जाएगा। सो NPA क्या होता है, कोई ऐसा लोन या कोई ऐसी आपके एंड पे लाइबिलिटी, कस्टमर के एंड पे लाइबिलिटी। अब ये कस्टमर्स रिटेल के भी हो सकते हैं जैसे मैं और आप, या फिर कोई इंस्टीट्यूशनल कस्टमर्स भी हो सकते हैं जैसे बहुत लोगों ने बिजनेस लोन्स ले रखे होते हैं। तो इन केस अगर आप 90 डेज तक पे नहीं कर पा रहे हो तो वो NPA में कन्वर्ट हो जाता है। फिर इसकी फर्दर 3 कैटेगरीज होती हैं। सपोज़ 90 डेज़ के बाद इसको NPA डिक्लेयर कर दिया गया। 19 डेज़ के बाद से 1 ईयर तक उसको सब स्टैंडर्ड एसेट्स बोलेंगे। सो NPA डिक्लेयर होने के बाद से लेके 1 ईयर तक के टाइम में जो भी वो एसेट है जो कि स्ट्रेस्ड है उसको बोलेंगे सब स्टैंडर्ड एसेट्स। अब अगर कोई एसेट कोई NPA जो सब स्टैंडर्ड एसेट है वो अगर 12 महीने तक रहता है, 1 ईयर तक, तो फिर हम उसको डाउटफुल एसेट बोलेंगे। सो आप ऐसे टाइमलाइन को समझना। सबसे पहले NPA डिक्लेयर होने के बाद 12 महीने तक उसको हम सब स्टैंडर्ड एसेट बोलेंगे। एक बार जब वो सब स्टैंडर्ड एसेट डिक्लेयर हो जाए फिर फर्दर वो अगर 12 मंथ्स तक के लिए रहता है, उसकी अगर पेमेंट नहीं हो पाती है इन केस, तो फिर हम उसको डाउटफुल एसेट्स बोलेंगे। अब डाउटफुल एसेट्स के कैटेगरी में रहने के बाद इन केस बैंक की अपनी कोई इंटरनल या फिर कोई एक्सटर्नल ऑडिट होती है या फिर RBI की इंस्पेक्शन होती है, उसमें ये पाया गया कि द लाइक्लीहुड ऑफ रिकवरिंग दिस पार्टिकुलर एसेट, ठीक है, ये अगर बहुत लो है तो उसको फिर हम लॉस एसेट्स के कैटेगरी में डाल देंगे। तो लॉस एसेट्स के कैटेगरी में हम तभी डालते हैं जब कोई ऑडिट हो और ऑडिट की रिपोर्ट में ये पाया जाए कि इसके रिकवर होने के चांसेस बहुत कम है, ठीक है। देन एसेट रिकंस्ट्रक्शन की मीनिंग क्या है, तो मैंने यहाँ पे डेफिनेशन दे रखी है, आप एक बार देख लेना कि एसेट रिकंस्ट्रक्शन बेसिकली एक्विजिशन है। जितने ऐसे NPAs होते हैं और आप सपोज़ कि वो लॉस एसेट्स हो गए, तो उसके बाद कोई ऐसी मैकेनिज़्म जिसके थ्रू इन एसेट्स को रिकवर किया जाए तो उसे को हम बोलते हैं एसेट रिकंस्ट्रक्शन। इसकी डेफिनेशन आई है सरफेसी एक्ट से, जिसे कि लाया गया था इन द ईयर 2002। अब हम आगे देखते हैं कि अभी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज की हिस्ट्री क्या है। आई मीन किस साल से इस पे वर्क होना स्टार्ट हुआ था। तो जो सबसे पहला इंस्टेंस है वो है BIFR, दैट इज़ द एब्रीविएशन ऑफ बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन, और इसे इस्टेब्लिश किया गया था 1987 में। ये पहला अटेम्प्ट था जब गवर्नमेंट के द्वारा कोई इस्टेब्लिश बॉडी इंडस्ट्रियल कंपनीज को कोई हेल्प कर रही हो। अब ये हेल्प 2 तरह की थी बेसिकली। सो सपोज़ कोई कंपनी बहुत स्ट्रेस में है, एज इन किसी इंडस्ट्रियल कंपनी ने बहुत लोन ले रखे हैं और उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स इस्टेब्लिश किए बहुत जगह, प्रोडक्शन स्टार्ट हुई, उन्होंने कुछ सेल्स भी किए, बट उस सेल्स से वो रिकवर नहीं कर पा रहे हैं कॉस्ट को अपने, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली ये फिर जो उन्होंने लोन ले रखे हैं बैंक से वो NPA के कैटेगरी में चला जाएगा। तो वो जब पे बैक नहीं कर पा रहे थे तो उसके लिए BIFR इनकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी, सो दैट ये उन कंपनीज़ की हेल्प कर पाए। अब इनकी मोस्टली 2 ही एक्टिविटीज़ होती थी। जब उनको ऐसा लगता था कि कोई ऐसी कंपनी है जिसको थोड़ी सी हेल्प की जाए तो वो वापस अपने एज़ यूजुअल बिजनेस पे आ सकती है, तो फिर उनकी हेल्प की जाती थी। बट बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो एक ऐसे लेवल को क्रॉस कर चुकी हैं जहाँ से कम बैक करना बहुत मुश्किल है, तो उस केस में उस कंपनी को वाइंड अप कर दिया जाता था। सो यहाँ पे इन 2 चीज़ों पे फोकस था इनका। एक तो पहला रिवाइवल, और इन केस कोई कंपनी रिवाइव नहीं कर पा रही है बहुत सपोर्ट देने के बाद भी, तो फिर उसको वाइंड अप कर दिया जाता था। लेकिन फिर भी अभी तक भी लाइक ये जब ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी तो उस समय कोई ऐसा फंड जो कि रिकंस्ट्रक्शन के लिए ही हो, कुछ ऐसा फंड नहीं था। केस टू केस बेसिस पे BIFR ये देखती थी चीज़ों को।
फर्स्ट ऑर्गेनाइज्ड अटेम्प्ट जिसमें कि ये बोला गया कि हाँ हमें ऐसे कंपनीज को हेल्प करने के लिए या फिर एनपीए के इशू को एड्रेस करने के लिए एक अलग से फंड रखना पड़ेगा। तो उसकी उसके लिए पहला अटेम्प्ट लिया गया है जब नरसिम्हम कमेटी की रिपोर्ट आई है 1991 में। ये आरबीआई के एक्स गवर्नर थे और इनकी रिपोर्ट में ये बोला गया कि अब ऐसे काम नहीं चलेगा कि आप हर पूरी की पूरी सिचुएशन को, एनपीए के इशू को आप केस टू केस बेसिस पे हैंडल करो। तो इन्होंने बोला कि कोई एक ऐसी डेडिकेटेड बॉडी हो जिसको बाद में एआरसी बोला गया, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। तो कोई एक ऐसी डेडिकेटेड बॉडी हो एंड उस बॉडी के पास कुछ फंड्स हो पहले से, तभी हम इस पूरे प्रोसेस को बहुत फास्ट कर सकते हैं। सो इनके रिपोर्ट के बाद आरबीआई ने उस पर वर्क किया एंड थोड़े कॉन्सेप्चुअल ऐसे फ्रेमवर्क रेडी किए गए। फिर भी इसके बाद गवर्नमेंट ने डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल्स इसको भी इस्टेब्लिश किया। इसके साथ एक और बॉडी थी जिसको बोलते हैं DRAT, दैट इज़ डेट रिकवरी एपेलेट ट्रिब्यूनल। ये दो एजेंसीज ऐसे बनाए गए थे जिनका काम ये था कि इन केस एनपीए को रिकवर करने के प्रोसेस में अगर कोई लीगल ऐसा ब्लॉकेड आता है तो उसे ये दोनों एड्रेस कर पाए। तो सबसे पहले जो भी ऐसे अपील्स हैं वो यहाँ पे जाती थी। अगर DRT उसे एड्रेस नहीं कर पा रही है तो फिर वो फर्दर DRAT पे जाता था। लास्ट में जब सरफेसी एक्ट में अमेंडमेंट हुई है 2016 में, तो उसमें ये बोला गया कि BIFR और DRT एंड DRAT ये सबको वाइंड अप करके ये सारे राइट्स दे दिए जाएं NCLT और NCLAT। ये है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, ये है नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्रिब्यूनल। तो आप DRT को समझ लो ये है NCLT एंड DRAT इज़ NCLAT। ऑफ कोर्स इसमें कंपनीज लॉ के भी बहुत सारे प्रोविजंस आएंगे, बट मैं ऐसे समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि सबसे पहला केस NCLT में जाएगा, वहाँ पे अगर एड्रेस नहीं हो पा रहा है तो वो फिर NCLAT पे जाएगा। इसको हम डिटेल में देखेंगे जिन लोगों का सेबी एग्ज़ाम है या फिर PFRDA का एग्ज़ाम है। हम बहुत जल्दी कोर्स लॉन्च करने वाले हैं सेबी ग्रेड ए के लिए, तो उसमें इसमें एक पूरे चैप्टर में ये समझाया गया है। कंपनीज एक्ट का एक चैप्टर है जिसमें आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी अच्छे से। सो अब हम आते हैं इस पर कि अभी जो हमारी करंट सिचुएशन है वो ये है जो मैंने आपको बताया कि सरफेसी एक्ट 2002 में आया था और इस एक्ट में अमेंडमेंट करी गई थी 2016 में। उस अमेंडमेंट के बाद NCLT एंड NCLAT को राइट दे दिए गए कि आप जितने भी ऐसे ग्रीवांसेस होंगे तो आप उनको देखेंगे। नाउ किस केस में कोई कंपनी एलिजिबल होती है कि वो एज एन ARC फंक्शन कर पाए? तो एलिजिबिलिटी इसकी ये है, जब इस एक्ट की अमेंडमेंट हुई है 2016 में तो उसमें ये था प्रोविज़न कि आपका नेट ओन्ड फंड NOF शुड बी अ मिनिमम ऑफ 2 करोड़। ये उस समय की बात है, बट 2017 में RBI ने इसे बढ़ा के कर दिया 100 करोड़। इसके अलावा RBI ने ये भी बोला कि जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो होती है CAR, सो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज के केस में दैट शुड बी 15% ऑफ द रिस्क वेटेड एसेट्स। ये कुछ टर्म्स हैं जिसको आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। बाकी हम इसके बारे में भी डिटेल में इंडियन बैंकिंग सिस्टम और बैंकिंग के जो ऊपर चैप्टर्स होने वाले हैं हमारे, उसमें हम इसको डिटेल में देखेंगे। देन अब मैं आपको समझाता हूँ कि ये वर्क कैसे करता है। तो सपोज़ कोई बैंक है जिनके 100 करोड़ लोन अमाउंट वो NPA के कैटेगरी में चले गए एंड उनको रिकवर करना मुश्किल है। तो उस केस में कोई ARC उस बैंक के पास जाएगी। मैं यहाँ पे इसे लिख देता हूँ कि अमाउंट है 100 करोड़। अब ये पूरा का पूरा 100 करोड़ रिकवर करना मुश्किल है, तो ARC ने ये बोला कि हम आपको 50 करोड़ रिकवर करके दे सकते हैं। इसमें ARC का क्या फ़ायदा है, क्योंकि वो इसके अगेंस्ट कोई मैनेजमेंट फ़ी चार्ज करेंगे, ठीक है। तो 50 करोड़ का अमाउंट बोला ARC ने कि ये हम आपको रिकवर करके दे देंगे। इसमें फर्दर फिर ये होता है कि शुरू में ये होता था कि 5% इसका जो अमाउंट है 50 करोड़ का जो कि रिकवरेबल है, तो उसका 5% ARC बैंक को अपफ्रंट पे कर देती थी कैश में, ठीक है। पहले ये 5% था, तो उसके हिसाब से कितना होता 2.5, ठीक है, 2.5 करोड़। लेकिन इसको बाद में बढ़ा के 5 से 15% कर दिया गया था। सो जो भी अमाउंट है 50 करोड़ का
15% ARC ने बोला कि हम आपको अपफ्रंट कैश में पे करेंगे, एंड जो रिमेनिंग 85% है वो थ्रू सिक्योरिटी रिसीट्स। अब सिक्योरिटी रिसीट्स क्या है? सो आप ये समझना कि 15% यहाँ पे कैश में पे हो गया, जो रिमेनिंग 85% है उसको पे करने के लिए ARC सिक्योरिटी रिसीट्स इशू करती है। एंड ये सिक्योरिटी रिसीट्स जो है ना वो QIB क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स उनको सेल की जाती है। उससे जो पैसे रेज होते हैं ना, उससे जो फंड रेज होती है, फिर उस फंड से ARC इनको पे करती है बैंक्स को। तो बैंक्स को पूरे 50 करोड़ मिल गए, और इसके अगेंस्ट ARC को कुछ मैनेजमेंट फ़ी भी मिलती है जो कि उनकी इनकम है। अब ये जो QIB हैं क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स, इनमें बैंक्स आ गए, फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आ गए, या फिर जितने भी स्टेट डेवलपमेंट एजेंसीज होती हैं, तो वो सब इसके कैटेगरी में आते हैं। फिर भी अगर किसी को रिमूव करना हो इस लिस्ट से या किसी और को ऐड करना हो तो ये काम होता है सेबी का। सो हम किन किन ऑर्गेनाइजेशंस को QIB बोलेंगे, ये काम है सेबी का। आप ऐसे भी समझ लो कि जहाँ भी सिक्योरिटीज़ वर्ड है वहाँ पे आपको हर जगह सेबी ही दिखेगा, ठीक है। सो ये होता है काम करने का इनका तरीका। फंक्शंस मैंने आपको ऑलरेडी कुछ समझा दिया है। तो सबसे पहला तो ये है कि अगर सपोज़ कोई लोन है जो कि किसी भी बोरोवर के लिए मुश्किल अगर इसलिए हो गया हो कि उसका इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से वो उसको पे नहीं कर पा रहे हैं, तो जो सबसे पहला काम होता है ARC का वो ये होता है कि अगर इंटरेस्ट रेट को रीनेगोशिएट करके अगर उसे थोड़ा सा कम कर दिया जाए, एंड उसके बाद बोरोवर अगर रेडी हो जाए पे बैक करने के लिए, तो फिर ये सारे प्रोसेस की ज़रूरत ही नहीं है। तो सबसे पहला काम ये हो गया। उसके बाद फिर अगर जो बोरोवर्स हैं, तो लोन की अमाउंट रिकवर करने के लिए अगर बोरोवर्स के फिनेंशियल एसेट्स को सेल करने की नौबत है तो वो काम भी ARC करता है। देन अगर ऐसा है कि मैनेजमेंट बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं कर रहा, उनका जो बोरोवर्स हैं, सपोज़ कि कोई बिजनेस हाउस है और उसकी मैनेजमेंट टीम बिल्कुल कोऑपरेट नहीं कर रही है, तो उस केस में ARC उनके मैनेजमेंट को टेक ओवर भी कर सकता है। तो ये बहुत सारे फंक्शंस होते हैं जिसके थ्रू लोन रिकवरी या फिर जो एसेट बैड एसेट्स हैं उनको रिकवर किया जाता है। सोर्सेज ऑफ फंड्स में यहाँ पे जो मैंने आपको फंड बताया SRC, ये तो था कि कोई पार्टिकुलर लोन अमाउंट है, जैसे 100 करोड़ का लोन अमाउंट था जो कि NPA हो गया डिक्लेयर, एंड उसको रिकवर करना है, तो उस केस में सिक्योरिटी रिसीट्स इशू किए जा रहे हैं, ठीक है। बट आपको जो मैंने बताया कि नेट ओन्ड फंड है जो कि पहले 2 करोड़ हुआ करता था, अब वो 100 करोड़ हो गया। बट इसके बाद भी किसी भी ARC को बहुत सारे फंड्स की ज़रूरत होती है ताकि वो फर्दर अपने बिजनेस को कंटिन्यू कर पाए, राइट। तो खुद के बिजनेस को कंडक्ट करने के लिए, जिसको कि हम वर्किंग कैपिटल भी बोलते हैं, राइट, तो उस वर्किंग कैपिटल को अरेंज करने के लिए कोई भी ARC 3 टाइप्स के टूल्स यूज़ कर सकती है, जिसमें एक तो हो गया बॉन्ड्स, एक मैंने आपको बताया SR। तो SR किसी पार्टिकुलर केस के अलावा ऐसे भी इशू हो सकता है, ठीक है। तो बॉन्ड्स हो गए, सिक्योरिटी रिसीट्स हो गई, इसके थ्रू कोई भी ARC वो फंड रेज कर सकती है जिसको कि वो अपने फर्दर बिजनेस में यूज़ कर पाए। सो आज का हमारा कंटेंट इतना ही था। इसके बाद अगर वो आर्टिकल आप रीड करो तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, एंड आई एम श्योर कि ARC के ऊपर और भी बहुत सारे आर्टिकल्स आते रहेंगे। अभी एक रिपोर्ट थी RBI की जिसमें जो परसेंटेज है NPA का वो पहले से इंक्रीज़ हुआ है। एंड आपके लिए एक होमवर्क भी है, आपको ये देखना है कि अभी करेंटली इंडिया के कौन 2 सबसे बड़े ARCs हैं। आप उनके नाम ऐसे हमारे कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। और रिपोर्ट ये थी बेसिकली कि उनके इस्टेब्लिशमेंट के बाद ये जो 2 कंपनीज़ के नाम मैं आपको देखने को बोल रहा हूँ, सो आप ये देखोगे कि ये अपने काम को सही से नहीं कर पा रही है शायद, और NPA का अमाउंट बढ़ता चला जा रहा है। सो अभी जो बेसिक जितने भी टर्म्स थे वो हमने देखे इसमें। अब अगर ARC के ऊपर या फिर NPAs के ऊपर कोई भी आर्टिकल आप रीड करोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। सो आज का कंटेंट आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए इसको और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। आपका कोई भी फीडबैक हो कि हम कैसे अपने कंटेंट को इम्प्रूव करें और कम टाइम में कैसे ज़्यादा चीज़ों को हैंडल करें और हम उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएँ, तो आप वो भी हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।